नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के पास। और प्रदीप नंबियार जी और हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नमस्कार सर। दोनों हैं नेशन नाउ पर, और अगर अभी तक आपने नेशन नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. डू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज। आप सब लोगों को पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। आपको सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, इनकलाब जिंदाबाद और बाकी सब जो भी आप बोलना चाहें एक दूसरे को बोल लीजिए। लेकिन प्रदीप जी, now lots and lots of districts in Maharashtra are under water. काफ़ी क्राइसिस है सर, हर जगह पे पानी वानी आया हुआ है। मतलब प्रशासन जो है पूरी कोशिश कर रहा है एक एक चीज़ करने की। आई होप इट हैपन्स, आई होप देयर आर नो, so far no loss of life has been reported, but तो कल हम लोग डिस्कस राहुल गांधी जी का टैगलाइन बहती विकास, बहता विकास जी। हाँ, यस, बहती विकास, इंफ्रा का सत्यानाश, इंफ्रा का सत्यानाश। So that's his campaign and he's going on with the campaign everywhere. Corruption in infrastructural projects. राहुल गांधी, उद्धव बाला साहब ठाकरे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में तकलीफ तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबके सामने दिख रहा है। मतलब यू कांट रियली डिनाइड। अब आपके सामने अगर ब्रिज गिरा है तो गिरा है, आपके सामने अगर सड़क धसी है तो धसी है, क्या करेंगे उसके बारे में? देयर हैज टू बी सम एक्सप्लेनेशन। पूरे रोड के रोड वाराणसी में एक पूरा एक तालाब सा बन गया है मेन रोड पर, और उनको भैंस का तालाब ऐसे लोगों ने नाम दे दिया, नाम लिख दिया है कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये रोड है, रोड के बीच में भैंसों के लिए तालाब बना दिए। ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद हो, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो राम लला के लिए जो मार्ग जाता है, राम मार्ग जो उसको कहते हैं, जो भी नाम उन्होंने रखा है उसका, वहां पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, एक बहुत बड़ा, कुछ 6-7 फुट का, 6-7 मीटर का है एक्चुअली। ये बोल रहे थे लोग। तो मतलब आई डोंट नो। अब सर नॉर्मल रोड्स फ्लड के वजह से बह जाना हम लोग समझ सकते हैं, मगर फ्लाईओवर में रोड ही नहीं, रोड खत्म हो जाना, रोड ही गायब होना। जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कासारियों के बीच में डोंबिवली में जो ब्रिज जा रहा है, वो तो पूरे रोड ही गायब हो गया है, फ्लाईओवर के ऊपर से रोड गायब हो गया है। I think they have to do something about it. I think, especially as far as Maharashtra is concerned, I think perhaps Deputy Chief Minister साहब एकनाथ शिंदे साहब needs to do something about it, very frankly. क्योंकि शिंदे साहब में मेरा फेथ बहुत है, क्योंकि वो जो है, मतलब भले आप उनके बारे में जो मर्जी कह लें, वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, फर्स्ट क्लास एकदम उनका निर्णय होता है। नॉट टू से दैट देवेंद्र फडणवीस इज नॉट डूइंग ए गुड जॉब, बट फडणवीस साहब जो क्या है, वो बड़े ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से चलते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मीटिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके बाद ही आगे चल करके काम होता है। और प्रदीप जी, एक और चीज़ बड़ी जो मुझे मेरे दिल को छू गई, जो वो योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखनाथ पीठ से आते हैं और नाथ संपदा से हैं, वो मुख्यमंत्री आधिकारिक निवास पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ वहाँ पे। yes, तो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उनका स्वागत किया, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने साफा बांधा और गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने सिर पे लिया। और मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये देखिए, रियली एंड ट्रूली ब्यूटीफुल, मतलब वंडरफुल के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मतलब इट्स रियली एंड ट्रूली लवली टू सी दिस, एटलीस्ट फॉर मी इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, सो इट्स रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टू सी दिस। दिस इज द गुरु ग्रंथ साहब जी being taken to the official residence of the Chief Minister of Uttar Pradesh for an अखंड पाठ में जो क्या है कि गुरु ग्रंथ साहब जी हमेशा सिर पे कैरी करते हैं। आप उनको रखते हैं नीचे, बिकॉज ही इज आवर लास्ट गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये करार किया, ये उन्होंने एक हिदायत दी थी कि भाई अब मेरे बाद कोई और गुरु नहीं होगा, हमारे गुरु यही हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी। सो दिस इज रियली ट्रूली फैंटास्टिक, एटलीस्ट वेयर आई एम कंसर्न। बट आई होप योगी आदित्यनाथ जी एक्चुअली fulfills his promises, all the promises that he has made with regard to Uttar Pradesh. And very shortly I think we'll be joined by Professor राकेश प्रजापति जी। तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई उनको जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए अभी तक। क्योंकि प्रदीप जी, एक
वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी डू वी हैव अ गेस्ट विद अस? सुनावने, आई थिंक सुनावने साहब है हमारे। सुनावने साहब हैं और डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी। डॉक्टर मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा, नमस्कार। हाउ आर यू मैम? Yeah, I'm fine. ग्रेट टू सी यू मैम। आई होप यू आर फीलिंग वेल नाउ। आई होप यू आर ऑल राइट नाउ, बिकॉज आपने डरा दिया था सबको। वेरी फ्रैंकली आपने डरा दिया था सबको मैम। आप मतलब ऐसा मत करिए प्लीज। Thank you. Thank you for और सुनावने साहब को आज बहुत कुछ बोलना है। एकनाथ शिंदे जी आज एक हफ्ते से सिर्फ एकनाथ शिंदे जी न्यूज में। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन सुनावने साहब एज यूजुअल इज लुकिंग वेरी वेरी डैपर। He reminds me of the cricket captain, you know. Is that a cricket cap or is that a golf cap? I think it's a golf cap. I know, but I think it's fantastic, Yes. really and truly. but he looks like a cricketer in this. So Sonamne साहब must have been very disappointed at the defeat at Lords like the rest of us. मतलब क्या है यार, जीता हुआ मैच हार गए, सारी की सारे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया पकड़ के। मतलब ये क्या हुआ यार? ये बात ठीक नहीं। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा, यू गॉट अ न्यू प्रदेश अध्यक्ष, एक नया प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों ने अपॉइंट किया है। लेकिन वो जरा बताएं मैम, ये मुझे जरा समझ में नहीं आया कि उसकी जब अनाउंसमेंट हुई तो वहाँ ना शरद पवार साहब खुद थे, ना सुप्रिया सुले जी थी, ना कोई और था। मतलब वो व्हाई डिड दैट हैपन? कल हमारी कल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज यस्टरडे एंड यस्टरडे हमारी जनरल मीटिंग भी थी वहाँ पे, सर्वसाधारण मीटिंग जिसको बोलते हैं। तो एवरीबॉडी वाज देयर, द होल पार्टी, ऑल द पार्टी ऑफिशियल्स, सब पदाधिकारी कार्यकर्ता, द वाईसीसी, द होल, इट वाज लाइक टोटली फुल, एवरीबॉडी वाज देयर। तो ये जो शिंदे साहब हैं, शशिकांत शिंदे जी, हैज ही बीन वेलकम्ड बाय द पार्टी? पार्टी ने इनका स्वागत किया है, बाकी पार्टी वर्कर्स वगैरह ने मैम? यस किया, सब लोग ने स्वागत किया। कल काफी जल्लोष का वातावरण था, कई जोशों का वातावरण था। एवरीबॉडी वाज सर्टेनली सैड दैट जयंत पाटिल जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से चलाया था, इतने साल चलाए थे। और दोनों का नेचर डिफरेंट है, यू नो, लाइक वन इज मोर विचारवंत सोचने वाले, ये धड़ाड़ी के नेता है, अभी महाराष्ट्र से आते हैं। तो अभी देखेंगे कैसे, अब इलेक्शन सिर पे है, आएंगे मतलब होपफुली। he talked about R.R. Patil coming from a very poor background. एक पीछे एक बहुत साधारण सा बैकग्राउंड से आकर जिस प्रकार से R.R. पाटिल जी ने वो हासिल कर दिया एज अ होम मिनिस्टर, देन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, he done a lot of work and R.R. Patil for him is inspiration. और उन्होंने कहा I am inspired by R.R. Patil. That is what Shashikant Shinde said. Correct. Because Shashikant Shinde ji also has come from a Mathari कामगार background and he was working for them also. And वहाँ से पवार साहब ने, उन्होंने उनकी खूबियाँ सब देख के उनको वहाँ से उठाया, उनको काफी अपॉर्चुनिटीज दी, उनको इवन विधानसभा इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो आई मीन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर गिवन टू हिम एंड ये हमारे पार्टी के सुप्रीमो, उनकी खूबी है कि वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के उनके गुण पहचानते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो ये हमारे पार्टी का मतलब क्वाइट गुड थिंग। लेकिन मैम डॉक्टर मल्होत्रा, जो जयंत पाटिल साहब ये बोल रहे थे कि शायद वो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, he said he has not resigned, 2 या 3 दिन पहले की बात है, फ्राइडे को उन्होंने कहा था कि मैंने तो रिजाइन नहीं किया। तो नया अध्यक्ष कहाँ से आ गया? नहीं, ये तो मतलब क्या है, बिकॉज इट वाज नॉट अनाउंस्ड ऑफिशियली, सो इट वाज एन, उन्होंने तो जो मीटिंग हुई थी 10 जून को, तभी भी उन्होंने बोला था कि अभी टाइम है कि नए चेहरे आने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट इज पूरे पार्टी में इट इज बीइंग लुक्ड एज कि इट इज एन ओके, he was there for 67 years, so now it is a chance given to somebody else. So or is it that over there, yeah. or is it that Jayant Patil Saab is thinking of moving towards Ajit Dada Pawar Saab? Is that what? आपको उनका कल भाषण सुनना चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने पवार साहब के प्रति अपना और ये पार्टी के प्रति अपना मतलब पूरा संदेश बहुत अच्छी तरह से दिया कि मैं कुछ ही जाना नहीं है, and he will be there to guide everybody. Maybe they will put in some other new different role, you know. But वो सरप्राइज था, जितेंद्र अवार्ड, रोहित पवार, इन दिग्गज नेताओं के बीच में अचानक पवार साहब ने सरप्राइज किया शशिकांत शिंदे जी को उठा के, और एकदम अचानक से सरप्राइज सबको कर दिया कि एक साधारण जनरल बॉडी मीटिंग था, उसमें तुरंत डिक्लेयर कर दिया राष्ट्र अध्यक्ष है, अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश।
पवार साहब क्या सोचते हैं, ये सब लोग, उनकी बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग होती है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। एंड शिंदे जी सपोज टू बी अ वेरी धड़ाड़ी Well, congratulations to him, congratulations to रास्ते you. पे उतर के फाइट करने वाले हैं। तो Well, congratulations to you, ma'am. आपको भी congratulations. थैंक यू, मुबारकबाद आपको। You got a new महाराष्ट्र चीफ, महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष आपके लिए बने We are all looking forward हैं। मैं to it उम्मीद and करता हूँ कि his innings will be very good. थैंक यू। राइट, किरण सोनावणे साहब, सोनावणे साहब, शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे साहब का आमना सामना हुआ। उद्धव साहब ने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। मतलब ये तो जरा, मुझे तो ऐसा लगता है जरा बचकानी हरकत हो गई। मतलब तो क्या है, मतलब इसके पीछे क्या क्या हो सकता है सर? ही डिडंट वांट टू सिट विद हिम, मतलब मेरी समझ के बाहर है। आप बताएंगे सर सोनावणे साहब? किस संदर्भ में बोल रहे हैं राजीव जी? आज वो उनका फेयरवेल था, ऑपोजिशन लीडर, तो उन्हीं के फेयरवेल के एक सीटिंग का फोटोग्राफ, सबका फोटोग्राफ एक साथ निकालना था। तो उसी में दानवे जी का फेयरवेल था ना आज। ही इज नॉट द ऑपोजिशन लीडर एनीमोर। यस। तो उसी विषय में एकनाथ शिंदे जी के बगल में सीट था, तो उद्धव ठाकरे जी रिफ्यूज किया वहां पर बैठने, बोले आई विल नॉट सिट हियर। एनीवे दैट्स I thought that was very childish, very frankly speaking, because what's done is done. मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपने जरा म्यूट पे किया हुआ है, अपना फोन आपने म्यूट पे किया हुआ है। नहीं, मेरा अभी आवाज ठीक है, बराबर है सर। अभी ठीक है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। राजनीति में मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अप्स एंड डाउन्स राजनीति में होते रहते हैं, और एकनाथ शिंदे जी जमीन से जुड़े हुए नेता है। अगर उद्धव ठाकरे जी के स्थान के ऊपर अगर समझो शिंदे साहब रहते थे, तो वो बैठने के लिए कभी रिफ्यूज नहीं करते थे। करेक्ट। क्योंकि राजनीति में कब कौन सी स्थिति आ जाए, किस तरह की बातें हो जाए, ये राजनीति हम लोग समाज के लिए। यहाँ मैं सोनावणे साहब, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, उसके बाद आप आगे बोले। ये डॉक्टर मल्होत्रा के लिए भी है। अभी हाल ही में शरद पवार जी और अजीत दादा पवार मिले, और इस तरीके से मिले कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दे वर सो कर्टियस टू ईच अदर, आदर सत्कार सम्मान बिल्कुल वैसे का वैसे ही। तो मेरा ये कहना है, जैसे पवार साहब न जाने कितनी मर्तबा बोल चुके हैं, और मुझे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके अंदर भी उन्होंने कितनी बार बोला कि भैया देखो, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, पॉलिटिकल संबंध अलग होते हैं। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। पर्सनली यू आर नॉट एन एनिमी ऑफ एनीबडी। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, और पॉलिटिक्स में कब कौन किसका हाथ पकड़ ले किसी को क्या मालूम। सो आई थिंक उद्धव साहब शुड लर्न फ्रॉम शरद पवार साहब। अब आप बोलें सोनावणे साहब प्लीज। राजीव जी, आपने आदरणीय शरद पवार जी का नाम लिया, तो मैं बता दूं कि पार्टी का डिफेक्शन होते ही 8 या 15 दिन के बाद में उनके घर में कोई प्रोग्राम था, तो वो दोनों के दोनों साथ में आए थे। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन क्या रहता है कि नेता अगर मैच्योर्ड रहे, उसको राजनीति अगर समझती रहे, हम लोग लोगों के नुमाइंदे करके जाते हैं, वहां पर एक विचार को लेकर जाते हैं, अपने विचारों को लेकर सरकार चलाने के लिए सत्ता में जाते हैं, तो कोई उसमें कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता है। हम लोग अपने तरीके से सत्ता में रहते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता के इसमें, यानी यही लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में विपक्ष, जैसे देखो कि लोकतंत्र को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की है, लेकिन बहुत कम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो लोकतंत्र की व्याख्या की है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अब्राहम लिंकन ने एक व्याख्या की है कि बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि द गवर्नमेंट which run with the communications of oppositions and ट्रेजरी बे ब्रांच, मतलब सत्ताधारी और अपोजिशन के संवाद से जो चलती है उसको लोकतंत्र करके कहा गया था। तो ये खूबसूरती है। मुझे लगता है कि जो हादसा, जो उठाव, जो विद्रोह एकनाथ शिंदे जी ने किया है, उसके हादसे से उद्धव ठाकरे जी अभी तक उभर कर नहीं आए हैं। राजनीति में ऐसी वैयक्तिक स्तर की, which is sad, isn't it? Which is, and we welcome Professor Rakesh Prajapati. I want to ask. We've got Prajapati Saab also with us. Welcome sir, welcome sir. And आज जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने आनंद राज अंबेडकर जी के साथ अलायंस किया,
इज अ न्यू मोड। अभी 60 सीट आप असेंबली में है, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अभी असेंबली छोड़कर अभी लोकल बॉडी इलेक्शन जा रहा है। क्या आपको लगता है ये युति आपने किया है आरपीआई के साथ, आनंद राज अंबेडकर जी के साथ, एकनाथ शिंदे जी ने, इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर, इज इट? हाँ बराबर है ना, गेम चेंजर के को देखिए, जैसे प्रकाश अंबेडकर जी, जैसे बाला साहब अंबेडकर जी, जैसे बाला साहब के परिवार से आते हैं, वैसे आनंद राज भी उसी परिवार से आते हैं जी। वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं और उनका भी महाराष्ट्र में कई कई जगह पर प्रभाव है, जी। उभरते हुए नेता है, नए चैलेंजिंग नेता है। और जैसे कि एकनाथ शिंदे जी का स्वभाव है कि सारे समाज को साथ में लेके चलना। आपने देखा होगा कि मराठा समाज के भी जब मोर्चे आए थे तो तब खुद होके मैंने महाराष्ट्र का पहला नेता था जो इतने बड़े समूह के सामने उनके स्टेज पर जाकर उनको आश्वासन दिया हुआ था। या बाकी कोई समाज के मोर्चे आते हैं, धनगर समाज के हो, अन्य समाज के हो, तो लोगों में जाकर काम करने वाले नेता एकनाथ जी शिंदे हैं और वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के। तो सोनावने साहब एक क्योंकि आपने बात कही है, सोनावने साहब क्योंकि आपने बात कही है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ प्रोफेसर प्रजापति साहब के पास, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे पूछना है। और वो सवाल जो है वो महाराष्ट्र में भी अप्लाई होता है सर, बाय द वे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात होगी जब मैं प्रोफेसर प्रजापति साहब के पास जाऊंगा। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, वो महाराष्ट्र, वो जो मराठा आरक्षण का क्या हुआ? इतना बड़ा एजिटेशन, इतना बड़ा सब क्या हो गया सर? वो सब बैठ गए सब लोग, क्या हो गया? मराठा आरक्षण तो दे चुके हैं ना हम लोगों ने तो मराठा आरक्षण दिया हुआ है। मराठा समाज को आरक्षण का लाभ मिल रहा है सर। कहां पे? अभी आप देखिए, पुलिस भर्ती देखिए, बाकी सारी भर्ती देखिए, जहां तक कि जिनको एप्लीकेशन नियुक्ति नहीं मिली थी वो नियुक्ति तक दी गई थी। देखिए कोर्ट में भी बचा लिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है सर, जजमेंट नहीं आई है। तो मामला है कि ओबीसी में से आरक्षण देने का जो मामला है, जो मांग मराठा समाज की थी, उसको लेकर जो बात है, उसको लेकर कमेटी शशिकांत, न्यायमूर्ति शशिकांत शिंदे जी की जो जस्टिस शिंदे जी के उसकी कमेटी काम कर रही है, उनको समय बढ़ा के दिया है। तो आपने उसके ऊपर भी काम, तो आपने मतलब जरंगे पाटिल साहब को बिठा दिया, मतलब आपने एकनाथ शिंदे साहब ने डांट के बिठा दिया होगा उनको बुला होगा, आप बोलने का नहीं बिल्कुल। बड़े नेता है मगर अगस्त में शायद मुंबई में बड़ा मोर्चा लेके आ रहे हो। अगस्त में मुंबई में बड़ा मोर्चा लेके आ रहे हैं। लोकतंत्र में हर एक को अपना हक मांगने की सर, लेकिन जी दुरुस्त बात, करेक्ट, आई एग्री विद, आंदोलन करने की आजादी है, उनका स्वागत आए वो। लेकिन सर दांगड़ समाज के लिए अभी आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो काफी एजिटेटेड हैं लोग। दांगड़ समाज जो है वो कई पुलिस स्टेशन में अभी भी उनकी लिस्टिंग आती है एज ए रॉबर्ट ट्राइब, महाराष्ट्र में ही। मैं आपको बताया तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। धनगर समाज का मामला अलग है, उनको एसटी में से आरक्षण चाहिए। जी दुरुस्त बात, लेकिन होना तो चाहिए ना सर, क्यों नहीं होना चाहिए? ऑलरेडी है, उनको आरक्षण ऑलरेडी है ओबीसी में है ना सर। हाँ, तो उनको आदिवासी में के इसमें से आरक्षण चाहिए जी। लेकिन एक तरफ सर हमने अहिल्याबाई नगर बना दिया है, महारानी अहिल्याबाई भी दांगड़ समाज से आया करती थी, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट इन एनी इवेंट वील डिस्कस दैट लेटर। लेट मी गो अक्रॉस टू प्रजापति साहब। प्रजापति साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे वो जो 1936 की गजेट का जो पेज है वो आपने भेजा, जिसमें Prajapati Samaj has been listed as a scheduled caste, so which is fantastic, absolutely fantastic. I was looking for that page and you've actually sent it to me. कि in the Bhandara and Sangrur districts and Hoshangabad, Sioni, Malwa tehsils of the Hoshangabad district, this is the Kumhar Samaj. ये आपने भेजा है। लेकिन सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल एक मूवमेंट चली थी, आंदोलन हुआ था काफी बड़ा लखनऊ में, अगर आपको याद हो, कि जो लैंड अलॉट की गई थी कुम्हार समाज को, प्रजापति कुम्हार समाज को, उसके ऊपर बहुत एनक्रोचमेंट्स थी और ये कहा गया था कुम्हार समाज और प्रजापति समाज ने आकर के कि भैया ये एनक्रोचमेंट तो हटाओ, कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अलॉटिंग दिस लैंड, अगर इस पे पहले से लोग विराजमान हैं, अतिक्रमण पहले से हुआ है, तो वो अतिक्रमण हट गया। सर आपको वो लैंड मिल गई है, कुम्हार समाज को वो लैंड मिल गई है कि नहीं मिली है? बताएं सर प्लीज। राजीव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जी मैंने जो बजट आपको भेजा है वो पूरे कुम्हार समाज, प्रजापति समाज के साथ
हुए अन्याय को दर्शाता है। सन 1936 का गजट है, ये आज का गजट नहीं है, सन 1936 का गजट है। बोला मैंने सर, जब बोला। हाँ, 1936 में कुम्हार समाज अनुसूचित जाति में था, अनुसूचित जाति में था। आखिर कुम्हार समाज के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? आजादी के 77-78 साल बीत चुके, इस 77-78 साल के बाद भी ये कुम्हार समाज लगातार अपने लिए अनुसूचित जाति में लाने की लड़ाई लड़ रहा है और हर तरीके से उसको छलावा मिलने का कार्य किया जा रहा है। इस समय वर्तमान सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की। जब ये 2017 में आए थे, 2017 में आने के बाद 2018 में इन्होंने फिर से प्रजापति कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन मामला फिर से कोर्ट में गया और कोर्ट में इनकी तरफ से कोई एविडेंस नहीं दिए गए और इस वजह से फिर से रोक लग गई। उसके बाद लगातार मैं कई बार इनके नेताओं से, अभी मैं पीछे देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला था इस संबंध में कि कम से कम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है वही लागू कराइए, कम से कम इन मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कुम्हार प्रजापति समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है, वो पूरा देश का प्रजापति समाज, कुम्हार समाज देख रहा है। रही बात उस लैंड की, तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन कोई भी घोषणा उनकी धरातल पर नहीं उतरती। एकमात्र 1995 में नेताजी रहे थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे थे, उन्होंने कुम्हार समाज को, जो कि मिट्टी का काम करता है, मिट्टी के काम के लिए उसे मिट्टी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अपनी जमीन ना होने के कारण उन्हें पट्टे देने का काम किया गया था। और पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर नेताजी ने कुम्हारों को पट्टे देने का काम किया। उसके अलावा आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल ने कुम्हार समाज के साथ न्याय करने का काम नहीं किया है। और उस लैंड की जो आप बात कर रहे हैं, वो लैंड भी आज भी लैंड पर कब्जा कुम्हारों का नहीं हुआ है। और कुम्हार समाज को अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मई जून जुलाई के महीने में तालाबों से मिट्टी निकालने के लिए कुम्हार को परमिशन दी जाती है। तो ये तो मानव सभ्यता से चली आ रही है कि कुम्हार समाज जो है तालाबों से तो मिट्टी निकाल ही सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। बात इस बात की, ये भूमिहीन समाज है जिसके पास कोई भूमि नहीं है, जिसको दुनिया की शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया, स्कूलों से दूर रखा गया। आज उस समाज को हक अधिकार कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? राजनीति दुख होता है इस बात को कि 1936 के गजट को अभी तक ये सरकार नहीं मान पा रही है। आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, देश में भी इनकी सरकार है। आखिर अब इन्हें कौन रोक रहा है इस चीज को लागू करने में? अगर ये वास्तव में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने का काम करें। इसके लिए पूरा समाज इनका हृदय से आभारी करेगा। दुरुस्त बात है, लेकिन सर आप ये बताएं कि जो कुम्हार और प्रजापति समाज है, लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड आई डोंट नो वेदर यू नो द बैकग्राउंड, सुनामने साहब एंड डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, ये कुम्हार समाज वही है, दे आर पॉटर्स, और प्रजापति समाज जो वो है, जो विश्वकर्मा होते हैं ना, वो प्रजापति कुम्हार समाज एक ही है। और अगर आप वो हमारे ब्रह्मा पुराण पढ़ेंगे तो उसमें दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ, ब्रह्मा की पहली औलाद हैं, जिन्होंने सबसे पहले सभ्यता लाई। सभ्यता कैसे लाई, सिविलाइजेशन कैसे लाई, कि जिन्होंने सबसे पहला मटका बनाया और मटके से पानी पीना सिखाया इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। ये प्रोफेसर प्रजापति उस समाज से आते हैं। एंड टुडे वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम सिली, वी आर नॉट गिविंग देम एनी स्टेटस एट ऑल। वो ओबीसी का स्टेटस दे रखा है, उसके अंदर भी पूरी वो उसमें भी भरपाई नहीं होती है। एंड द सेम थिंग बाय द वे अप्लाइज इवन इन महाराष्ट्र, वेदर इट इज महाराष्ट्र, वेदर इट इज कर्नाटका, वेदर इट इज आंध्र प्रदेश, वेदर इट इज तमिलनाडु, एवरीवेयर द कुम्हार प्रजापति समाज, which was actually given the status of a scheduled tribe in 1936, 1936 का जो लास्ट कास्ट बेस्ड सर्वे था, उसके गैजेट में इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड
कि प्रजापति कुम्हार समाज, दैट इज द कुम्हार समाज इज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, उसको चेंज करके 1954 में इनको ओबीसी में डाल दिया। तो मतलब इट्स अ टेरिबल थिंग। तो प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने आपसे वादा किया, राजनाथ सिंह जी जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे बीजेपी के, उन्होंने आपसे वादा किया, तो क्या आपने वादे भूल गए या फिर यह कह दिया वेरी कन्वीनियंटली जान करके जब सरकार को कुछ करना नहीं होता ना? सुनाने साहब जरा ध्यान से सुने, यू बीन अ जर्नलिस्ट, यू नो इट क्वाइट वेल। सरकार को जब कुछ करना नहीं होता ना तो मैटर पेंडिंग हो जाता है कोर्ट में, सालों साल कोर्ट में चलता रहता है वो। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है प्रजापति साहब? अब आप ये बताएं, क्या इसका सोल्यूशन निकालें अभी? बिकॉज प्रजापति समाज इज ह्यूज। आज की तारीख में अगर वो एकत्रित हो जाए सर, आपकी वोट बैंक की जो पावर है ना वो अब आपको दिखानी पड़ेगी। राकेश प्रजापति साहब, अब आप बताएं सर प्लीज। जी राजीव जी, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब 1931 की कास्ट सेंसस हुई थी, एक ही बार हुई है, उसके बाद कभी कास्ट सेंसस नहीं हुई। उसके बाद कभी नहीं। उस समय जो टॉप 10 जातियां थी, जो टॉप 10 जातियां थी, उन टॉप 10 में कुम्हार भी था। यानी कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी में कुम्हार समाज रहता है। और आपने पूरा भी इतिहास का वर्णन किया, मैं तो और फ्लैशबैक में जा रहा हूँ कि जब मानव सभ्यता का निर्माण हो रहा था, हम नंगे रहते थे, जो मिल जाता था वैसे खा लेते थे, कच्चा खाते थे। जब मानव सभ्यता विकसित हुई तो मानव सभ्यता का पहला अगर कोई इंजीनियर था तो कुम्हार समाज था, जिसने बर्तन बनाने का काम किया, जिसने आपको कुल्हड़ देने का काम किया, जिसने आपको चकला बेलन, कोई भी चीज थी वो मिट्टी से बनती थी, क्योंकि कुम्हार को केवल 2 चीजों की जरूरत होती है, पानी और मिट्टी। उसके अलावा उसे तीसरी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लोहार था। जब लोहे का आविष्कार हुआ उसके बाद उसका काम शुरू हुआ। बाकी जितने भी आपकी जातियां हैं वो तब स्टार्ट हुई जब अन्य चीजों की उपकरण की खोज हो गई। लेकिन कुम्हार को किसी उपकरण की जरूरत नहीं थी, वो हाथों से ही सब चीजों का निर्माण कर लेता था। मानव सभ्यता में अगर सबसे ज्यादा विकास किया है तो कुम्हार समाज की बदौलत किया है। आज वो कुम्हार समाज भगा हुआ महसूस कर रहा है। आज वो कुम्हार समाज पूरी तरीके से, आप समझिए, मैं तो आपको कई आंकड़े दे चुका हूँ, लेकिन किस तरीके से धोखा लगातार समाज के साथ हो रहा है। निश्चित रूप से आज कुम्हार समाज जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी को, अगर यही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम कुम्हार समाज करेगा, लगातार करेगा। प्रोफेसर प्रजापति साहब, डॉक्टर प्रजापति, वी सॉ, हम लोग कल देखा अखिलेश यादव जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ जिस प्रकार से एक बहस चल रहा था और पूरे दुनिया ने देख लिया। शूद्र मत कहिए, अखिलेश यादव जी ने स्वामी जी महाराज जी से कहा, अनिरुद्ध आचार्य जी से आप शूद्र। तो ये इसमें थोड़ा गौर फरमाए, क्या हुआ, ये वार्तालाप क्या था, शूद्र पे क्यों चर्चा हुआ? प्रदीप जी वो दैट इज द गैजेट, दैट बाय द वे इज अ पिक्चर ऑफ दैट गैजेट पेज which says very clearly that the Kumhar Samaj is part of scheduled tribes, अनुसूचित जातियों का हिस्सा है। वो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना वो आप देखें, that is that। तो ये किस प्रकार से आप इसको लोगों को समझाएंगे? ये शूद्र पे किस प्रकार से बहस हो रहा था अखिलेश यादव जी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बीच? शुक्रिया राजीव जी, आपको ये दिखाने के लिए। और प्रदीप जी के सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ, वरना प्रदीप जी कहेंगे मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, देखिए ये आज कोई भी कुछ कह ले कि सूत्र नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। मैं सोशलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं सोशलॉजी में पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पढ़ा है मैंने, ब्राह्मणवादी सिद्धांत को पढ़ा है मैंने कि किस तरीके से जातियों का यहाँ पर आविष्कार हुआ। ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघा से जो है वैश्य की उत्पत्ति, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति, वही बात थी। उसी बात को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अनिरुद्धाचार्य जी का डिस्कशन चल रहा था। और बताइए, एक तरफ तो भागवत कहते हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य, भागवत का मतलब है श्री कृष्ण की कथा कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्हें कितना ज्ञान है उसका आकलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने करवा दिया। उन्होंने पूछा था
एक किस्म का उत्तर जवाब नहीं दे मिला उन्हें। उन्होंने पूछा था कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो पहला नाम क्या दिया गया? बताइए अनिरुद्धाचार्य, लाखों करोड़ों लोगों के भैया उन्हें मानने वाले लोग हैं, पूजने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कृष्ण जी का नाम क्या था। बाद में वो कहते हैं, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी कई बार अपनी कथाओं में क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र का जिक्र कर चुके हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था, वो नहीं भूले हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं भूले हैं कि उनके मकान को, उनके घर को किस तरीके से गंगा जल से धुलवाया गया था। वो उस व्यक्ति घर को धुलवाया गया था जो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। लेकिन उस परिवार के व्यक्ति को जब वो मुख्यमंत्री पद से हट जाता है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी उस मुख्यमंत्री उस घर में रहने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से गंगा जल से पवित्र किया जाता है। और अभी इटावा के अंदर घटना हुई थी, सभी लोग जानते हैं उस घटना में किस तरीके से उस ब्राह्मण की मूत्र से उस यादव कथावाचक के ऊपर छिड़काव किया गया था। ये पूरा देश अब देख चुका है किस तरीके से एक पटेल समाज की भागवत कथा कहने वाली व्यक्ति है मध्य प्रदेश की, उसके साथ कितनी भद्दी गालियां दे करके उसके साथ व्यवहार किया गया है, वो भी सब देख रहे हैं। एक लोधे समाज की एक कथावाचका है, उसके साथ किस तरीके से इस देश के अंदर घटनाएं हो रही है, पूरा देश देख रहा है। इसीलिए अखिलेश जी ने उनसे कहा था कि आज से हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, और ये आप सूत्र ना करें, क्योंकि सूत्र करेंगे जिस दिन सूत्र जाग गया तो आप जानते हैं सूत्र थे सारे कमेरावादी, काम करने में विश्वास करते थे। सूत्र का हथौड़ा बड़ा मजबूत होता है, हाथ बड़ा मजबूत होता है, किसी दिन हाथ अगर आ गया सही तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जो है अखिलेश जी ने ये कहा कि ये हाथ है तो बेहतर है। That's the footage. वो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई अब से हमारा रास्ता अलग है, सीधी साधी बात है। अखिलेश जी का प्रश्न का जवाब दे नहीं पाए अनिरुद्धाचार्य जी। He didn't know. भगवान का पहला नाम शायद वो पूछे। Sir, he didn't know. प्रदीप जी विवादित बयान हो जाएगा, लेकिन मैं कह देता हूँ ये सब पाखंडी बाबा हैं, ये पैसे लेकर के कथा करते हैं। अखिलेश यादव जी ने बोला है ना सर, आई एग्री विद हिम। मैं चैलेंज दे रहा हूं मैं एक चैलेंज दे रहा हूं इन सारे बाबाओं को। अगर ये बाबा हैं सच्चे और इन्हें जितनी ईश्वरीय शक्ति में इन्हें विश्वास है, जिसमें भी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास है, ठीक है, ये बगैर पैसे के ये कार्य करना शुरू कर दें और उस ईश्वरीय शक्ति से कहें कि वो पैसा वो उनके पास पहुंचा दे, तब मैं मानूंगा ये असली बाबा हैं, वरना ये फर्जी बाबा हैं। महर्षि गर्गा का नाम जिसको ना मालूम हो, महर्षि गर्गा का नाम जिसको ना मालूम हो, वो कहां का भागवत का कहां उसने भागवत पढ़ी है, कहां उसने भागवत का प्रचार किया है। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स। श्री कृष्ण का नाम कृष्ण रखा गया क्योंकि महर्षि गर्गा आए थे नंद बाबा और यशोदा के गांव में, और वहां पे नंद बाबा की इंसिस्टेंस पे उन्होंने नाम रखा, कृष्ण नाम दिया श्री कृष्ण को क्योंकि वो सांवले रंग के थे, और बलराम नाम दिया बलराम को, रोहिणी के पुत्र जो हैं उनको बलराम नाम दिया, वो गर्गा जी ने नाम दिया। और गोपाल का मतलब होता है, क्योंकि श्री कृष्ण को गोपाल इसलिए भी कहा जाता है, गौ मतलब गौ और पाल मतलब गौ रक्षक, तो गोपाल, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता है। तो ये भी भाई साहब को मालूम नहीं था, इतने बड़े, ये पता नहीं कितने, वो अखिलेश यादव जी के मुताबिक कई लोग तो ऐसे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मैम, आई थिंक आई एम इन द रॉन्ग प्रोफेशन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई शुड बिकम अ कथावाचक। लोग, अरे प्रजापति साहब और सुनामने साहब, ये क्या है, दे आर टेकिंग 50 लाख रुपीज पर लेक्चर, 50-50 लाख रुपए लेते हैं एक कथा सुनाने के। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, आप बताइए, where were these guys? We have had this discussion earlier also. हमने यहां पे देखा, and let me be very frank with you, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी did a wonderful job, along with एकनाथ शिंदे जी, along with टोपे साहब, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे कोविड में ये सब कहां थे? I would love to know, सुरेना मल्होत्रा जी, did you meet any कथावाचक, any of these holy men who cured people? Nobody was there. मैं पूछना चाहता हूं आपसे, tucked inside, scared. कल बोल रहे थे कि ये बंद क्यों हुआ, मंदिर बंद क्यों हुआ, that was the only thing which unscientific thing they could preach.
जी, बड़ी अजीबोगरीब बात है। और एंड हियर आई एग्री विद शरद पवार साहब। We have repeatedly said that Maharashtra was safe because of these people who were Yes. ruling at that time. That's right, including our friend Mr. इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल साहब यहाँ बीएमसी के कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। टोपे साहब हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी, दे वर्क वेरी हार्ड। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसके अंदर आप भले आज की तारीख में ठीक है, उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी एक दूसरे से बात नहीं करते, अलग बात है, लेकिन they work together and they work very well. There's no doubt about it. And so did Ajita Pawar. उनको भी salute to him also. It really worked very hard. That's what I really would like to know. Good work we have to appreciate. That's तो मैम you are a doctor yourself. आप मुझे बताएं ना कि लोगों को ये याद नहीं रहता क्या? ये जब इन लोगों के पास जाते हैं, there is one guy, वो क्या, वो पर्ची निकालता है, कुछ निकालता है, आपका सारा फ्यूचर पास्ट सब कुछ बता देता है। ये क्या है मतलब? Why are we so foolish? आप मुझे बताइए ना डॉक्टर Exactly, ये आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रजापति साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या है कि पॉलिटिक्स के लिए भी लोग ऐसे लोगों को यूज करते हैं, उनके जो अननेसेसरली उनके जो प्रॉब्लम्स जो है नहीं, मतलब उसको प्रॉब्लम बता के दे यूज सच पीपल फॉर देयर पॉलिटिकल एजेंडा, व्हिच इज वेरी बैड। आप प्रजापति साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? 1 सेकंड मैम, प्रजापति साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे पर्ची के ऊपर? कुछ मैं पर्ची के ऊपर यही बोलना चाह रहा था। मैं उन्हें भी एक चैलेंज दे चुका हूँ कई बार, वो मेरा चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाबा बागेश्वर वाले। वो मेरा ही पर्ची निकाल दे तो मैं मान जाऊंगा, मैं भी उनका शिष्य बन जाऊंगा, ठीक है? वो मेरी एक पर्ची निकाल दें। दूसरा ये कह रहा हूँ कि पहलगाम जैसी घटना हो जाती है, उरी जैसी घटना हो जाती है, पुलवामा जैसी घटना हो जाती है, लाखों हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, ट्रेन के कोलिजन हो जाते हैं, ट्रेन की साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये बाबा इसका मतलब ये बाबा देश का भला नहीं चाहते। अगर वास्तव में इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है तो देश इन्हें तो जो है देश को बता देना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं होने वाली है, जिससे कि देश की एजेंसियां सुरक्षित हो जाए, पहले से कुछ काम करने लगे। अखिलेश यादव जी ने कमेंट करने के बाद पूरे धाम वाले पीछे पड़े हैं, चुनाव में बहुत असर पड़ेगा प्रोफेसर साहब। देखिए प्रदीप जी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर ले देता हूँ। अब ये लड़ाई केवल वोट की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई वैचारिक हो गई है धीरे धीरे, ठीक है ना? और मानवर कांशीराम जी कहते थे, बहुत अच्छी तरीके से उनकी फिलॉसफी को आप लोग जानते होंगे, उनका सीधा ये कहना था कि सामाजिक परिवर्तन आप कर दीजिए, राजनीतिक परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सामाजिक परिवर्तन के लिए निकल पड़े हैं और पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। भले ही हमें सत्ता लेट मिले, लेकिन जिस दिन मिलेगी बिल्कुल स्थायी मिलेगी, क्योंकि आज लड़ाई विचारधारा की बन चुकी है पूरी तरीके से। डॉक्टर मल्होत्रा, अजित पवार जी एंड द सरकार जिस प्रकार से लिकर शॉप्स का और बढ़ावा कर रहे पूरे महाराष्ट्र में, क्या ये चिंता का विषय है? यहां मर्जर के माध्यम से 5,600 सोनवणे साहब के एग्री विद मी, दादा भूसे ने खुद कहा 5,600 स्कूल्स आर बीइंग शट और हैव बीन शट, एंड एट द सेम टाइम दारू के दुकान बढ़ रहे हैं। ये यूपी में तकलीफ है या महाराष्ट्र में भी, जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है, क्या यही तकलीफ है डॉक्टर मल्होत्रा? स्कूल्स बंद, दारू के दुकान खुले। योर वॉइस। जो ग्रामीण लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, तो जो ट्राइबल लोग हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे? आई मीन इट इज सच अ वेरी बैड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एवरीवेयर, आई मीन इन एवरीथिंग। व्हाई इज एजुकेशन गिवन सच एजुकेशन बीइंग साइडलाइन? व्हाई क्यों जो पैसा है वो उसी में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? I mean 5,600 schools is a very big number for such a thing. What happens? I mean ये नहीं बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो आगे बढ़ के कैसे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे लोग कैसे, मतलब अच्छे विचारधारा के लोग कैसे आएंगे? So this is a very grave problem. So Dr. Malhotra, do you think it is only because of lack of funds here, or is it because they have said कि भाई हर स्कूल में कम बच्चे पूरे नहीं हैं, 20 से कम बच्चे जहाँ पर हों या 50 से कम बच्चे जहाँ पर हों, हम लोग वहाँ पे स्कूल नहीं चला पाएंगे, उसको मर्ज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा? और डू यू थिंक देयर इज एन अल्टीरियर मोटिव फॉर इट? सलाम साहब, मुझे मालूम है आप कुछ बोलने वाले हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आई नो सर, ये पूरे आई नो सर, 1 सेकंड। एंड बाय द वे, इनसाइड अंदर से
Even Eknath Shinde साहब does not agree with this decision. मैं सबके सामने बोल रहा हूँ. सोनावने साहब मुझको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मुझे मालूम है ऑफिशियली, लेकिन अंदर से इवन एकनाथ शिंदे साहब does not agree with this. लेकिन मैम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, is this because we don't have the money, we don't have the resources, or is it because you are opening doors for all private players to come in? Exactly, that is what is being happening. This is really happening with the farmers also, the small farmers also. So everywhere we see that privatization is trying to creep in, and this is a very sad situation. It's a very alarming situation. I think we should all make noise, and we should not allow such a thing to happen. But then why didn't we make noise in the assembly, ma'am? Assembly में तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं. सब लोग चुप हो गए क्योंकि हर एक की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हर एक के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता अभी असेंबली में अक्रॉस द बोर्ड सबके इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, इतने there are more engineering and medical colleges which belong to political leaders than the government of Maharashtra. Definitely हमारी पार्टी तो ये विषय में आवाज तो definitely निकालती है. This is definitely what Supriya Tai also keeps on saying, and this is one of the main मुद्दा our party is fighting for. 27,000 स्कूल बंद हुए, 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, और वो नंबर जो है राकेश प्रजापति जी will probably tell you will go up to 48,000. और दारू के दुकान सब जगह खुले, यूपी में भी प्रजापति साहब वही तकलीफ है कि दारू हर जगह दारू. क्या ये बीजेपी से, अच्छा सोनावणे साहब, यू वांटेड टू स्पीक, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सोनावणे साहब बोलिए सर. ये जितने वीक में सब जितने भी हंगामा हो गए सब एकनाथ शिंदे जी के फौज के. सोनावणे साहब. प्रदीप जी देखिए कि स्कूल को लेकर जो बात चल रही थी तो उसका यानी 2014 में एक सर्वे किया गया था टोटली, और सर्वे करने के बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि ये क्षेत्र में 8,324 कुछ तो भी स्कूल्स थे. उन स्कूल की स्थिति खराब थी, 20 से भी कम स्टूडेंट थे. लेकिन जब जैसे ही हमारी सरकार आई और उसके पहले एकनाथ शिंदे जी की हमारे मुख्यमंत्री थे, तभी भी जब बात ये मामला सामने आया था तो उस चर्चा में मैं भी शामिल था. तो तभी मुख्यमंत्री के रूप में खुले रूप से एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि एक भी स्कूल बंद नहीं होगी, भले 20 से भी कम बच्चे वहां पे हो. लेकिन बात ऐसी हुई कि 3,823 ना कुछ स्कूल है जो हाफ एडेड है और प्राइवेट है. तो प्राइवेट संस्था जो है, वो जो खुद संस्था चलाने वाली स्कूल है, तो वो खुद संस्था वो स्कूल को चलाने के लिए राजी नहीं है कि उनको वो ये नहीं होता है. तो इसके लिए सरकार ने उसमें से वे आउट निकाला कि वहां के जो बच्चे, एक भी बच्चा जो है महाराष्ट्र में का शिक्षा से दूर नहीं रहेगा, शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, शिक्षा की धारा से बाहर नहीं जाएगा. तो इसके लिए आज आपके लिए हमने 1 से 3 किलोमीटर के अंदर दूसरी स्कूल की जो व्यवस्था है, वो जो बच्चे हैं वहां पे शिफ्ट किए. शिफ्ट करने के साथ में उनकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था खुद सरकार कर रही है. मतलब एक बच्चे के पीछे 60,000 रुपया केवल ट्रांसपोर्ट के ऊपर सरकार खर्चा कर रही है. तो बच्चे जो है वो, और उन्होंने कहा कि अगर वहां पे बच्चे का एडमिशन बढ़ता है, वो स्कूल वैसे की वैसी जगह पे है, अगर कोई दोबारा चलाते हैं तो उस स्कूल को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा और वहां पर स्कूल चालू रहेगा. लेकिन सोनावणे साहब वाले लोग हैं वो इस तरह से जो बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हंगामा हो गया, ये हो गया, तो ऐसी बात नहीं है. लेकिन सोनावणे साहब, शिंदे साहब का जिस मीटिंग में आप थे, क्योंकि आपने मेंशन किया इसलिए मेंशन कर रहा हूं, जिस मीटिंग में आप थे, शिंदे साहब ने यह भी कहा था कि अगर कोई प्राइवेट संस्था, ये पहले की बात है जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, लेट मी क्लैरिफाई, उन्होंने कहा, ये कहा था शिंदे साहब की तरफ से ये बात आई थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही हैड सेड कि अगर कोई प्राइवेट संस्था नहीं चलाना चाहती है तो वी विल टेक ओवर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल टेक ओवर. तो इस बार क्यों नहीं किया सर? टेक ओवर दो स्कूल्स. अगर वो प्राइवेट संस्था नहीं चलाना चाहती, आप टेक ओवर कीजिए ना. जहां पे जरूरी था वहां पे सरकार उस तरह के प्रयास कर रही है. आपको मैं बता दूं कि अहमदनगर की जो 4 स्कूल है उसको लेकर, क्योंकि मेरा शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बड़ी रुचि रहती है, तो उसके मामले में मैं खुद होकर आगे जाकर उसमें हिस्सा लेता हूं, उस सवालों को लेकर बात करता हूं. तो इसके लिए मैंने दादा भुसे जी से तो डे टू डे बात होती रहती है. तो उन्होंने वहां पर भी जो बंद पड़ रहे स्कूल है
तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए भी एक व्यवस्था अंदर से कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन ये पाइपलाइन में उसकी प्रक्रिया में, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन ये आश्वस्त किया है दादा भुसे जी ने और हमारे सरकार ने कि एक भी बच्चा शिक्षा के प्रभाव से बाहर नहीं जाए। सर आपको भी मालूम है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आपको भी मालूम है, मुझे आगे इसमें बात करने की जरूरत नहीं है, बहस जो है बहुत लंबी चली जाएगी। It is exactly the state of our medical services, exactly the state of our schools. Both are in a bad state. Let's be very clear, whichever government comes to power, the first thing that happens is you allow these private players to come in, because आगे क्या होता है क्या नहीं होता सर आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो बीएमसी स्कूल्स का हाल है सर वो तो देख लीजिए, जो आपने नए स्कूल बनाए हैं बड़े खूबसूरत बनाए हैं, बीएमसी ने जो नए 2 3 4 जो स्कूल बनाए बड़े खूबसूरत, ऐसे लगता है स्टेट ऑफ द आर्ट है, ऐसे लगता है तो फॉरेन स्कूल है यार, हिंदुस्तानी स्कूल है ही नहीं। लेकिन जो पुराने स्कूल हैं सर उनका क्या कर रहे हो, मतलब हर एक को रीडेवलपमेंट में जा रही है और उनका प्लान रेडी है। अभी इकट्ठा एक ही दिन में सारी स्कूल नहीं होगी, तब यानी जैसे यानी स्लैब के ऊपर धीरे धीरे एक यानी अभी समझो घाटकोपर की कुछ स्कूल बने, विक्रोली की कुछ बनी या दादर की कुछ स्कूल बने, तो वैसा प्लान बीएमसी के पास मौजूद है और उसको लेकर यानी राज्य सरकार और बीएमसी दोनों मिलकर इसमें एफर्ट ले रहे हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो छात्राओं को प्राप्त। एकनाथ शिंदे जी का विजन आज जिस प्रकार से बोल रहे थे, उनको लग रहा था लोगों के दुख दर्द सामने आता है। बोले कि मैं सोने के चम्मच से पैदा नहीं हुआ था, मगर मैं ये इंश्योर करूंगा कि महाराष्ट्र के हर घर में सुनहरे सपने, मैंने सुनहरे वक्त आ जाएंगे, गोल्डन टाइम्स, आई प्रॉमिस। दैट इज एकनाथ शिंदे की जबरदस्त विजनरी। बट संजय गायकवाड़ जी, संजय शिरसाट जी, क्या ये शिंदे जी के विजन को अपमानित नहीं कर रहे? किसी के घर में बंडल्स ऑफ नोट्स मिल रहे, 500 के नोट के गड्ढे भरा हुआ है। संजय गायकवाड़ जी वही संजय राउत कह रहे कि चड्डी बनियान गैंग जो घूसे मार रहे हैं कैंटीन के स्टाफ को, होटल के स्टाफ को, तो क्या एकनाथ शिंदे जी के विजन में ये दाग नहीं है? सोनावणे साहब, लेकर आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सभा हुई उसमें मैं भी मौजूद था। बाद में अभी 2 दिन पहले एक सभा हुई स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक में, वहां पर भी मैं मौजूद था। तो वहां पर एकनाथ शिंदे जी ने उसको गंभीरता से इस मुद्दे को लिया हुआ है और उन्होंने चेतावनी दी है खास तौर पे। वैसे तो कंडेम हम सब लोगों ने किया कि जैसे आमदार हो या आम कार्यकर्ता भी हो, उसको लोगों के साथ में जब जाते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के शब्द है कि आप अगर कुछ बुरा बर्ताव करते हैं तो लोग मेरे तरफ उंगली दिखाते हैं, लोग मेरे पर टारगेट करते हैं, तो आप अपने तरीके से अच्छी तरह से पहले ही अपने बर्ताव को सुधारिए, अपने व्यवहार को सुधारिए, नहीं तो मुझे अगर मैंने कोई कार्रवाई कर दी तो बहुत गंभीर कार्रवाई होगी। इसका इशारा एकनाथ शिंदे साहब ने ये सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने, लेकिन सर सोनावणे साहब इसका मौजूद थे, उनके सामने कहा गया। उसका दूसरा पहलू मैं सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, सब लोगों ने कंडेम किया, गायकवाड़ साहब ने थप्पड़ मारा, सब कुछ मारा। आप मुझे ये बताइए सर, अब वो बेचारे जो है गांव से आते हैं लोग, एमएलए हॉस्टल जो है वहां पर आपको मालूम है कौन कौन लोग आते हैं? आपके एमएलए के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, सब लोग आते हैं, कैंटीन वगैरह में ऑर्डर करते हैं। सर दाल के अंदर इतने पत्थर होते हैं, बदबूदार चीजें उनको आप सर्व कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आखिर में आदमी बड़ा दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताइए सर। दिस इज द अदर साइड सर। आई विल नॉट ब्लेम मिस्टर गायकवाड़ टोटली। ही लोक प्रतिनिधि में फर्क रहता है ना जी। आम आदमी अपने तरीके से रिएक्ट करेगा और जो लोक प्रतिनिधि है उसके पास अपने अलग अलग अस्त्र है। वो आमदार है, वो कमिटी में है, वो विधान परिषद में उसके हाथ में सत्ता है, वो अलग अलग तरीके से मुद्दा उठा सकता है। किसी को मारना सर वो कहना आपके लिए ठीक है। हमारी पार्टी ने भी इस बात में कह चुके हैं सर, इसका किसी भी स्तर के ऊपर समर्थन नहीं होता। जी आई एग्री विद यू। इन पब्लिक यू कांट, बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर मिस्टर गायकवाड़ इज कमिंग फ्रॉम। लेट्स बी वेरी क्लियर, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट आवरसेल्व्स। और जो एरोगेंस होती है कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की, वो देखने वाली होती है सर, ऐसी बात नहीं है, आपको भी मालूम है सर। एक बार ऐसी हुआ था महाराष्ट्र सदन के अंदर, दिल्ली में पत्थर जैसी रोटी थी, वो एमएलए को सर्व कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है सर। इट हैपेंस, बट ऑल आई एम सेइंग इज एट द एंड ऑफ द डे, एज फार एज मिस्टर शिंदे इज कंसर्न्ड, somehow or the other
मुझको ऐसा लग रहा है कि अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी जो शिंदे साहब को ज्यादा सपोर्ट करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बनस्पत। आपको भी ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं है कि क्योंकि क्या है, हम लोग यूपी में है तो महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर और अलग अलग मुद्दों को लेकर अगर कुछ बात करनी है, अभी आने वाले चुनाव सिविक्स बॉडी की जो चुनाव है उसको लेकर अगर कुछ बात करनी है तो मैंने एकनाथ शिंदे जी जो है वो राष्ट्रीय नेता के स्तर के ऊपर है। हमारी पार्टी 24 स्टेट में है तो वो राष्ट्रीय नेता के स्तर के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी से ही बात करेंगे। और जब महाराष्ट्र का मुद्दा और अलग रहेंगे तो महाराष्ट्र में कमेटी बैठेगी तो यहाँ के नेता के साथ बात करेंगे। तो राष्ट्रीय नेता के तौर के ऊपर हमारे नेता अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से और नरेंद्र मोदी साहब से बात करते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं। बट सोनवणे साहब, क्या आपको मुस्लिम वोट्स का कोई फिक्र नहीं है, नहीं चाहिए? ये इरादा बना है महायुति ने। नीतीश राणे आप कह रहे हैं कि आजान मराठी में क्यों नहीं होना चाहिए, आजान भी मराठी में होना चाहिए, जितने मदरसा है मदरसा में मराठी में पढ़ाओ, मराठी में बात करो। तो क्या ये पॉलिटिकल है या आपने एक फोकस लेके चला है महायुति की, हमको ये वोट शेयर नहीं चाहिए? देखिए प्रदीप जी, ये नीतीश राणे जो है वो भाजपा के आमदार है, इसको लेकर भाजपा के लोग सही रूप से बात कर सकेंगे। लेकिन हमारे जो रवैया है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जैसे आपने देखा होगा कि शिवसेना में साबिर शेख जैसे थे, अल्ताफ शेख जैसे, और आज भी हमारे पार्टी में तकरीबन कई मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता है जो हमारे समर्थन में रहते हैं। और एकनाथ शिंदे जी जो कि थाना में रहते हैं, उनके पास में मुमरा कलवा एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, तो वहां पे तो एकनाथ शिंदे जी को लेकर सभी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो चाहते हैं, उनके साथ में आते हैं। आप अगर कहीं भीड़ में भी देखोगे कोई मिलने वालों के इसमें, वहां पर भी कई मुस्लिम भाई लोग रहते। ऐसे हमारा क्लियर कट मामला है कि जो यानी राष्ट्र के विरोध में कोई भी जाति के लोग रहे, वो मुस्लिम रहे अन्य जमाती के रहे, उसको हमारा विरोध है। मुस्लिम जाति को लेकर, आप मुसलमान को लेकर हमारा कोई भी इस तरह का कहना नहीं है, एजेंडा नहीं। Let me go across straight to प्रजापति साहब। प्रजापति साहब, आप ये बताएं कि आखिरकार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति होती है वो डिटरमिन करती है, वो निर्णायक होती है ये तय करने में कि प्रधानमंत्री कहां का होगा। इस बार भी प्रधानमंत्री जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं, भले वो गुजरात के हों। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आप सर मुझे ये बताएं, और सर मैं आपसे मैं चाहूंगा कि आप सच बोलें सर, इसमें पार्टी के ऊपर ना जाएं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को डिफेंस हब बनाने वाला हूं। ब्रह्मोस मिसाइल की जो मैन्युफैक्चर है यहां पर होने वाली है, बाकी जो आर्टिलरी गन्स है वो भी यहां पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। उसके अलावा एप्पल की जो फैक्ट्री आ रही है वो भी आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो सर क्या असल में हो रहा है ये सब? उद्योगीकरण हो रहा है उत्तर प्रदेश का, बहुत ज्यादा नौकरियां मिल रही लोगों को? प्रजापति साहब। राजीव जी, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये अजीब सी कहानी है। अभी एक शिक्षक है, उसने एक कविता पढ़ी थी, शायद वीडियो आप तक मिल गई होगी। उसने एक कविता पढ़ी थी, कांवड़ लेने मत जाना, मानवता का पाठ पढ़ाना, अच्छे गुण सिखाना। उस शिक्षक के ऊपर FIR कर दी जाती। सोचिए, आज कोई शिक्षक अपने बच्चों को अच्छे गुण देने की बात कर रहा है, शिक्षा देने की बात कर रहा है, और उस पर FIR कर दी जा रही है। आज कांवड़ यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कांवड़ लेने में मस्त है, व्यस्त है पूरी तरीके से। वहां पर किस तरीके से छोटी छोटी घटनाओं पर गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जो है ढाबों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बसें तोड़ी जा रही हैं। कल एक स्कूल बस तोड़ी गई, आज की एक है कि एक ड्राइवर से स्कूटी चल जाती है तो उस ड्राइवर को मारा जाता है, उसमें बैठे हुए वृद्ध पुरुषों को मारा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र और मात्र केवल और केवल मैं ये कहूँ, लोगों को धर्म की चाशनी में डुबोया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी थे तो वुमेन पावर जैसी 10-90 नंबर लेकर आए, 100 नंबर जैसी विश्व में की योजना पूरे भारत में अगर सबसे पहले आई तो भारत उत्तर प्रदेश में आई। 102 नंबर लेकर के लाने का काम
माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने किया। 108 नंबर लाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। बच्चों को लैपटॉप देने का काम अगर किसी प्रदेश में सबसे पहले हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों को साइकिल देने का काम अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। कन्या विद्या धन के रूप में बच्चों को, जो बच्चियां इंटर कर जाती थी, 30,000 रुपए देने का काम किया जाता था, जिससे या तो वो आगे की पढ़ाई कर ले या उनकी शादी में काम हो जाए। इस तरीके की योजनाएं लाती थी। बाकी जो आपने प्रश्न पूछे उन पर तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस दिन कार्यक्रम ये कार्य धरातल पर उतर जाए, मैं कई बार भाजपा, क्योंकि यहाँ भाजपा का प्रवक्ता नहीं है इसलिए उनसे क्या कहूँ, जब ये 2017 में आए थे तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक, राजीव जी बड़ा बहुत छोटी सी बात है, ये मिसाइल तो बहुत बड़ी बात है, ये कहाँ से मिसाइल बना देंगे। सन 2017 में आए थे ये लोग और 2017 में मार्च में इनका कार्यकाल शुरू हुआ 13 मार्च को, और इन्होंने ये कहा था 30 जून को उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। 30 जून 2017 को। लेकिन 2017 छोड़िए 2025 आ गई, 8 साल पूरे बीत चुके। पूरे उत्तर प्रदेश की गारंटी कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक रोड गड्ढा मुक्त हुआ, एक रोड गड्ढा मुक्त हुआ। अभी स्कूल बंद होने की बात चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर। राजीव जी बड़ा दुख होता है एक शिक्षक होने के नाते, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000 विद्यालय तो बंद कर दिए और 27,000 विद्यालय टोटल बंद करने की प्लानिंग चल रही है। पहले तो ये कहकर के बंद किए गए कि 50 जिन स्कूलों में 50 संख्या है उन्हें बंद किए जाएंगे, लेकिन आज भी मैं कई लोगों के साथ में बैठा हुआ था, वहां पर पता चला है मौजूदा कि कुछ जहां पर छात्रों की संख्या 100 से 150 तक है, उन स्कूलों को भी बंद करने का काम किया जा रहा है। उसका कारण बता रहा हूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक चीज और चल रही है, वो आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने आप को राजनीति में सेटल करने के लिए या अपने परिवार के लोगों को राजनीति में सेटल करने के लिए मुख्यमंत्री को हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। तो कई डीएम ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो 100 से 150 बच्चों के स्कूल बंद करने का कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए, जो बच्चा गांव में पढ़ने नहीं जा पा रहा था, वो पड़ोस में 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कि इतनी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तूफान में ओले पड़ेंगे, सर्दियां होंगी, लू पड़ेगी, कैसे जाएगा वो बच्चा? तो प्रजापति साहब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद हो रहे हैं, दारू की दुकानें खुल रही हैं। महाराष्ट्र में भी स्कूल बंद हो रहे हैं और दारू की दुकानें ज्यादा खुलने वाली हैं। सर ये बीजेपी का क्या है सर? गुजरात में दारू बैंड है, यहां पर मतलब गुजरात के लिए कॉम्पेंसेट कर रहे हैं क्या? पूछ रहा हूं सर आपसे प्रजापति साहब। देखिए सुनाओ साहब, आता हूं आपके पास, डोंट वरी, आता हूं जी। राजीव जी, एक्चुअली इस देश का दुर्भाग्य कहें इसे या क्या कहें कि हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं जिनकी डिग्री का आज तक, योग्यता का आज तक नहीं पता। उनकी उम्र कितनी है यही नहीं पता है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने 30 साल चाय बेची, कभी कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई में भाग लिया था, कभी कहते हैं मैंने पाकिस्तान को आज़ाद कराया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। चाय भी बेचते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जिस जमाने में कक्षा 6, 7, 8 वालों को सरकारी नौकरी लग जाती थी। उस समय की उनकी एमए की मार्कशीट निकल के आ रही है। उस समय पर जब हाथ से लिखी हुई मार्कशीट आती थी, उस समय की उनकी कंप्यूटराइज मार्कशीट निकल के आ रही है। यही दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भी जिनको घंटा बजाना चाहिए था मंदिर में जाकर के, वो मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। तो बताइए क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि एक बाबा, एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल धर्म की बातें करेगा। एक बाबा व्यक्ति जो है केवल और केवल वो सुबह शाम पूजा पाठ और इस तरीके की बातें करेगा। उनसे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माननीय वाजपेयी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए वो शिक्षा की बात करते थे। I want to go to डॉक्टर मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा जी, शक्तिपीठ, हाईवे, महामार्ग, पूरे देश में सबसे लार्जेस्ट शक्तिपीठ हाईवे बनने वाला महामार्ग, सुप्रिया सुले जी अपोज कर रहे हैं।
सुप्रिया सुले जी कह रहा है कि बजट एक्सेस है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको नहीं लगता कि शक्तिपीठ इज अ न्यू एवेन्यू फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पिरिचुअल टूरिज्म इसमें जबरदस्त तरीके से डेवलप होगा जब भले कितने, तो व्हाई ऑब्जेक्ट टू डेवलपमेंट? डॉक्टर मल्होत्रा, particular area has already been covered. It was covered recently only. So why this is required? Already the farmers over there they were relocated and everything was done already. So why again the whole thing? Then there are pressing needs of Maharashtra which are more important. बेरोजगारी है. Only infrastructure does not give rise to jobs. Only infrastructure doesn't fill everybody's stomachs. I mean, there are a lot of आप फार्मर्स को, इतने फार्मर्स कर्जबाजारी है, इतने फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप रिलीफ दे दो? उनको क्यों नहीं कर्ज मुक्त कर दो? जो पवार साहब के टाइम में इतना बड़ा 71,000 करोड़ का कर्जा मुक्त कर दिया था, तो वो क्यों नहीं कर रहे? मैंने अभी न्यूज कहाँ पढ़ रही थी कि विदर्भ के एरिया में हर 8 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है. तो ये मतलब ये सब चीजें जो बेसिक ग्राउंड रियलिटीज है उसको क्यों नहीं आप सॉल्व कर देते हैं? लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा, sorry to interrupt over here. Yes. Very sorry. My apologies. Yeah. No. The 71,000 crores that you are talking about did not go to the farmer. They went to the cooperative banks. The cooperative banks, controlled by the NCP of Sharad Pawar Sahab, they were able to balance their books. Nothing reached the farmers. And I can send you all the figures with it. Everything, because this amount was supposed to be disbursed by the cooperative banks. What the cooperative banks did was, they balanced their books first. 71,000 करोड़ का जो रिलीफ दिया गया था, चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, और उसके बाद क्या हुआ? The NCP of Sharad Pawar Sahab really gained a lot of strength. Let's be very clear. So the Maharashtra farmers did not gain very much, which is the reason why today you have to come out with a far better scheme. कर्जा मुक्त करने से कोई फार्मर सुसाइड नहीं खत्म होगी मैडम. जो अभी शरद पवार साहब ने कहा, यू हैव टू लुक एट फार्मिंग इन अ डिफरेंट वे, यू हैव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. जी मैम बताएं प्लीज. And that's the reason, I mean, he's also now trying out artificial intelligence in farming. He's all the time looking out for some newer things which will definitely help the farmers. I mean, his vision is always there. He's always like helping. There was one example कि फल बागायत वगैरह उन्होंने इतना अच्छा बूम लाए थे. तो एक some huge mango जिसको भी शरद आम करके फेमस हुआ था. तो ये लोग क्यों करते हैं? बिकॉज लोगों को गाढ़ विश्वास है पवार साहब के उसमें कि फार्मर्स को उन्होंने कितना, it definitely he has helped in so many different ways. जी. I want to ask Sonawane साहब, this is a very hot topic discussion. शक्तिपीठ महामार्ग, the largest महामार्ग in India, और विरोध हो रहा है. समृद्धि महामार्ग का भी इस प्रकार था, एकनाथ शिंदे जी ने कंप्लीट कर दिया. अब शक्तिपीठ में क्यों विरोध हो रहा है? Why people can't see development? What is the problem? सोनावणे साहब. प्रदीप जी, कुछ उस विषय को लेकर एक बात बता दूं. देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस मामले को स्पष्ट रूप से कह दिया है. जब ये मामला माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सामने आया था, तो उस टाइम भी कहा गया था कि हम लोग शक्तिपीठ मार्ग बनाएंगे. इस बात के ऊपर हम लोग कायम. दूसरी बात, रही बात ये शक्तिपीठ मार्ग बनने से पहले जो भी किसानों की या जो भी वहां के जहां से भी शक्तिपीठ मार्ग जाता है वहां के लोगों को विश्वास में लेते हुए उनके पुनर्वसन का या उनके जमीनी अगर जाती है तो उसके मुआवजों को लेकर, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में समृद्धि महामार्ग एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में बना, और आज आप लोग देख रहे हैं कि मुंबई से लेकर नागपुर तक आप केवल 7 घंटे में पहुंच जाते हैं, जिसके लिए पहले 14, 15, 20 घंटे लगते थे. आज वो हुआ. तो ये इस मामले को लेकर हम लोग, सरकार बड़ी गंभीर है और उन लोगों के साथ बातचीत चल रही है. इसमें से जल्द ही कुछ न कुछ पर्याय निकल कर आएगा. और ये शक्तिपीठ मार्ग बहुत अच्छी योजना है, लोगों को बहुत फायदा होगा. जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, कल वही लोग ये शक्तिपीठ मार्ग के गुण गाएंगे, उसको अच्छी तरह गाएंगे. क्योंकि ये आजकल आपने देखा होगा कि जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ये सारे देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण
उन्होंने आज से 100 साल पहले अपने जो रास्ते हैं 200 फीट के, 300 फीट के इस तरह से किए हुए। हमने ये मामला उन देशों से सीखा नहीं। अगर हम लोगों ने आज से, चाइना ने भी वही कि आप चाइना के आप देखते होंगे तो इतने सारे ब्रिज बने। तो ट्रांसपोर्टेशन, अभी देखिए कि जैसा समृद्धि महामार्ग बना है तो वहां के किसानों का जो क्रॉप है वो 7 घंटे में मुंबई में आ रहा है, जिसके लिए 15 यानी संतरा वगैरह जो है वो 15 20 घंटे लगते थे, जिसके कारण खराब होता था, ट्रैफिक जैमिंग होता, रोड खराब थे। तो ये यानी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जितनी भी बातें हो जाए उसको लोगों ने खुद आकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे देश विकास का सबसे बड़ा रास्ता है, ये ब्रॉडर वे है। Right. So let me go across to Rakesh Prajapati साहब. प्रजापति साहब, one last word from you. सर आप बताएं, जहां तक पीडीए का प्रश्न है, पीडीए, आपको क्या लगता है सर, दैट कंसोलिडेशन हुआ है उसका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के पीछे, या एक बार फिर आपको किसी नए सिरे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर? प्रजापति साहब। नहीं, देखिए राजीव जी, 2024 का जो चुनाव था जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400। ये उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से इनके रथ को रोकने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और कुल मिलाकर के लगभग 20 प्रदेश ऐसे हैं छोटे मोटे जिनको कुल मिलाकर के 80 सीटें नहीं हैं। वहां पर अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यानी 20 राज्य जितना प्रभावित नहीं करते हैं जितना अकेला उत्तर प्रदेश प्रभावित करता है। और उसका प्रभाव था, पीडीए का ही प्रभाव था कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती और टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर 43 सीटें जीतने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 के पार चिल्ला रहे थे, उन्हें 2 बैसाखी पर लाने का कार्य अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश में किया। अगर वो 2 बैसाखियां जैसा कि अभी जो हमारे एकनाथ शिंदे के शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता हैं बैठे हुए हैं, मैं पता नहीं, मुझे हंसी आती है। इन्हें देश प्यारा नहीं है, ये देश को लुटते हुए देखना चाहते हैं, प्रदेश को लुटते हुए देखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को क्या करके छोड़ दिया इन्होंने? अरे सत्ता इतनी प्यारी नहीं है, कुछ जमीर भी होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर जमीर नहीं है और इस देश में लुटाई चल रही है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है और आप लोग बर्बादी में उनका साथ दे रहे हैं। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी, मैं उस समय हंस रहा था कि एकनाथ शिंदे की सुन कौन रहा है? एकनाथ शिंदे वो है ना घर का धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, वही स्थिति करके छोड़ दिए भाजपा ने पार्टी की। और यही स्थिति बिहार नेता है। इस बात को लेकर बात करते समय में, भाषा का प्रयोग करते समय व्यवस्थित रूप से प्राध्यापक होने के कारण भाषा का जो प्रयोग है वो ठीक से करिए। राष्ट्रीय नेता के लिए इस तरह से बात करेंगे, अच्छे नेता है, और कुछ केवल उसे आप पलट दिया है उस नेता के बारे में शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत की इतना कष्ट महाराष्ट्र के लोगों का होता, इतना कष्ट देश के लोगों का होता, तो आप जो है उससे वापस लेते थे। अगर 2 बैसाखी और आपकी बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, जिस दिन ये सारी बैसाखियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन ये सारी बैसाखियां खत्म हो जाएंगी, भाजपा की सरकार गिर जाएगी। डॉक्टर प्रजापति, 2027 में आपको बहुत चैलेंजिंग एक आज पिक्चर भी रिलीज हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी पर पिक्चर रिलीज हो रहा है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में उस पर जल्दी रिलीज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल हुआ है। आपको बहुत भारी मीन्स चुनौती है। बोलिए प्रजापति जी। प्रदीप जी, ये आपको पता नहीं है, लखनऊ और दिल्ली के बीच में कई दीवारें खड़ी हुई हैं। आप देश की राजनीति को नहीं समझ रहे हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में होड़ लगी हुई है, क्योंकि 15 सितंबर 2025 को
15 सितंबर 2025 को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री 75 साल के पूरे हो जाएंगे और मोहन भागवत ने कह ही दिया है कि 75 साल बाद रिटायरमेंट होना है। तो वहां पर एक होड़ मची है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की जो फिल्म आने को थी उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो दिल्ली वाला इंजन है वो उत्तर प्रदेश के वाले इंजन को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। आपने देखा नहीं था दिल्ली वाले इंजन को उत्तर प्रदेश वाला इंजन नमस्ते नहीं कर रहा था। तो ये देश की राजनीति चल रही है। यहाँ पर तो खबर कुछ और ही है अमित शाह, प्रजापति साहब, यहाँ तो खबर कुछ और ही है। वो 75 साल का जिसका जिक्र आदरणीय सम्मानीय मोहन भागवत जी ने किया है, उन पर भी लागू होता है, क्योंकि वो भी 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में। तो ये सुनने में आया है कि दिल्ली वाले जो हैं वो नागपुर वाले 75 साल वालों को रिटायर कर देंगे, शायद सुनने में तो ये आया। आगे आप बोलें सर। अब ये देखते हैं कि असली देशभक्त कौन है इन दोनों में। हम तो यही कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को देशभक्त कहते हैं। देखते हैं देश के लिए सबसे पहले बलि का बकरा कौन बढ़ता है। अब ये हमारे जो एकनाथ शिंदे के बैठे हुए हैं शिंदे ग्रुप के, तो वो बुरा मान जाएंगे। मैं मुहावरे का प्रयोग कर रहा था, बलि का बकरा बनना, ये भी एक मुहावरा है। घर धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, ये भी एक मुहावरा में सोनावणे साहब भी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। तो सर सोनावणे साहब हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। और जहां तक शिंदे साहब का सवाल है, मैं आपको एक चीज बता दूं महाराष्ट्र के बारे में। शिंदे साहब ने अपनी जबरदस्त स्थिति बना ली है, बहुत जबरदस्त पकड़ है उनकी। इतने कम समय में 60 एमएलए एक साथ जोड़ना और सेंटर में, जैसे आप कह रहे बैसाखी सेंटर में सपोर्ट लड़कर हमने 60 सीट जगी है। हमारा स्ट्राइकिंग रेट 73% है। हम लेकिन सोनावणे साहब के लीडिंग पार्टी में आने वाले सोनावणे साहब, यू आर वेरी वेरी लकी। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी बात है, आपको हर रोज माँ भवानी का हर रोज पाठ करना चाहिए सर आपको। आप हम कहते हैं ना, जय शिवाजी जय भवानी, सीधी बात है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने उद्धव ठाकरे जी हैं, और उद्धव ठाकरे जी जितनी आपकी मदद कर रहे हैं शायद किसी और ने कभी नहीं करी होगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम उनके आभारी हैं। मदद कर रहे हैं सर आपकी। क्या सर, और आप एडवर्टाइजमेंट सामना को फ्रंट पेज पे दे रहे हो। डॉक्टर मल्होत्रा, फ्रंट पेज पे एकनाथ शिंदे जी के ऐड है अलॉन्ग विद नितेश राणे ऑन सामना। You want to comment on that, Dr. Malhotra? I don't know. That's their what they are doing. It's their own. Right. But Dr. Malhotra, congratulations for getting a new chief of Maharashtra of Yes, NCP. thank you so much. All the very best to him. I hope he really revives the party. The party needs revival, and I hope the bleeding stops. I hope people stop joining the NCP, Ajit Dada Pawar, and consolidate and work around Sharad Pawar साहब। और सोनावणे साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र में जो आज की तारीख में बाढ़ की स्थिति है उसके ऊपर जरा अच्छी तरह काम होगा। सो फार गवर्नमेंट इज डन वेल। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस इज माय रिपोर्ट। अभी तक जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स जो हैं, रेफ्यूज जो लोगों को प्रोवाइड करना है, वो हर साल ही होता है। वैसे महाराष्ट्र में तो कितने 30 साल से चल ही रहा है। So there's a template, सारे ब्यूरोक्रेट्स को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना, so they're doing it very well. I hope that continues. And सोनावणे साहब, एकनाथ शिंदे जी is an inspiration. 60 सीट तो ले लिए, वो जो विजन लेते हैं, जो गरीब से गरीब लोग आइडेंटिफाई करने लगे एकनाथ शिंदे जी से, वो तो जो अभी आने वाले महाराष्ट्र के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के राजनीति में एक जो यानी फिलिंग द ब्लैंक्स खाली थी, यानी बहुजन और मराठा समाज को, ओबीसी और मराठा समाज के लिए जो नेतृत्व था, वो जगह आने वाले समय में वो एकनाथ शिंदे आज की महाराष्ट्र में से जब से मैं घूम रहा हूं तो हजारों की तादाद में हर रोज लोग हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अप्रोचेबल नेता है, किसी से भी मिलते हैं। ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम करते हैं, उनके बस में जो भी बात। सर मातोश्री में क्या हुआ बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद? चार सिक्योरिटी रखते हुए 50 लोगों को मस्का लगाते हुए लोग मिलने की जरूरत नहीं है। अब नई राजनीति महाराष्ट्र में आने वाली है। लेकिन सोनावणे साहब, एक चीज तो है, बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद क्या है कि मातोश्री में अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो गया हर एक के लिए, वेरी फ्रैंकली। तो उसमें बड़ी तकलीफ हो गई है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे जी को उसका भुगतान करना पड़ा। Which is why, as far as Sharad Pawar साहब is concerned, you look at Sharad Pawar साहब, he meet people even today. आज भी शरद पवार साहब कभी मना नहीं करते किसी को मिलने से। And we saw Dr. Sonawane Malhotra's latest photo which Sharad Pawar ji tweeted. You were there in that. We saw.
डॉक्टर Right. मल्होत्रा। और वही चीज अखिलेश यादव जी के साथ है जी। जापान Yes, Japan con, yes, yes, yes. और वही चीज अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव जी भी किसी से कभी भी सर, भले ही वो सामने वाली पार्टी से हो, मिलने से कभी मना नहीं करते सर। ये लीडर की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट, देयर इज नो डाउट एट ऑल। सो दीज आर एक्चुअल लीडर्स। बट ऑन वन थिंग आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद, प्रजापति साहब सुनने वाली बात है, शिंदे साहब ने जो सही था ना, जो पहलगाम के आगे जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां पर 26 लोग हमारे मारे गए, जो एक घोड़े वाले ने जो विरोध किया उनका कि भाई क्यों मार रहे हो तुम उनको, उसको मार दिया, उसका घर बनवा दिया सर शिंदे साहब ने। शिंदे साहब खुद गए, सबसे पहले लीडर थे वहां पे जाने के लिए। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उसकी फैमिली के लिए पक्का घर उसको बनवा दिया, और उसको ये कहा कि और भी किसी चीज की जरूरत हो, और तुम्हारे बच्चों का जो सवाल है, ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज आल्सो पेइंग फॉर इट, उनका महाराष्ट्र सरकार उसका पूरा पैसा देगी, आप फिक्र मत करो। And दिस इज व्हाट एकनाथ शिंदे even said. संतोष देशमुख हत्याकांड के पूरे घर वर बनाने का जी। सोनाली जी, आई थिंक Right, gentlemen, thank you very much, both of you gentlemen and ma'am. Dr. Surena Malhotra, lovely to see you again. Please look after your health. Don't scare us. नमस्कार। हमें आप डराइएगा नहीं कि आप हॉस्पिटल जाओ वगैरह वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह से हमें मत डराइएगा प्लीज। We all of us need you. Rakesh Prajapati साहब, always a pleasure talking to you and I hope you succeed because very frankly speaking, जो सुदामने साहब, महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कि आपको खुद को इसकी पहल करनी चाहिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू द कुम्हार समाज पॉटर्स जो हैं हमारे, स्पेशली धारावी के अंदर सर, जो पूरी पॉटरी का बिजनेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड बाय देम, क्योंकि अडानी जी जो नया उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है साहब, आप अलग से डिबेट रखिए, क्योंकि जी। क्या देखिए, ये अपने देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है। That's right. ये देश 1200 साल तक गुलाम रहा, इसका केवल एक ही एक कारण है, यहाँ का जातीयवाद। जी। ये समाज जो छोटे छोटे जाति में, अभी कुमार समाज की उन्होंने बात कही, कुमार समाज में भी अलग अलग जाति है। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है लहान चक्के कुम्हार और थोर चक्के कुम्हार, यानी छोटे चक्के के ऊपर बनाने वाले और बड़े चक्के के ऊपर, उनमें भी रोटी बेटी व्यवहार होती नहीं। यहाँ तक का भेद है। अगर जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म को नहीं त्यागता हूं, सारे लोगों को एक हिंदू के दर्जे में लाओ, ये शूद्र ब्राह्मण और ये जो वैश्य वगैरह है ये छोड़ दो, सबको इकट्ठा करो और दलितों में से किसी को शंकराचार्य बना दो, तो मैं नहीं छोड़ता हूं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, उनकी ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिनके लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनके लिए रोजगार की उपलब्धि, किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं और रोजगार कमाते हैं, किसी को भी टोटका दे के टोपी लगाते रहते हैं। ये इनकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जो धर्म के नाम पे चलती है। तो ये जो है, अगर समझो सारे हिंदू बन जाएंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कम हो जाएगी और सबको अगर एक तरीके से न्याय मिलेगा। तो ये जो था वो तब बाबा साहब की विजन थी, और इसके लिए 1200 साल तक हमने गुलामी झेली है। लेकिन सर अभी तो हो गया है ना, आप देखिए ना केरला में देखिए, अब देयर आर लेडी पुरोहित्स, शेड्यूल्ड कास्ट आर परफॉर्मिंग ऑल रिचुअल्स इन टेंपल्स एंड एवरीवेयर। के तौर पे नहीं साहब, सबको हिंदू बोल दो ना, काय को चाहिए ब्राह्मण, आई एग्री विद यू, चाहिए क्षत्रिय, किस लिए चाहिए वैश्य, आई एग्री विद यू, हिंदू बना दो, क्या मतलब है? आई एग्री विद यू सर, सुनामने साहब आई एग्री विद यू टोटली। बना दो, सबको अपने अपने धर्म का करने दो। अभी ये क्या हुआ है कि उसको लेकर सब जगह पे इस तरह की बात होती है, और इसको लेकर हमारा देश 1200 साल तक गुलाम रहा है। नहीं तो क्या मजा थी कि कोई बाहर से आकर, यवन आकर हमारे देश के ऊपर हमला करके हमको जीतते? कौन था हमारा था कि ब्रिटिश लोग हमारे साथ तक, खुद ब्रिटिश लोगों ने अपने किताब में रखा है कि लिखा है कि हम लोग चलते थे, अगर वो लोग हमको सिर्फ पत्थर भी मार देते थे तो आगे चल के ब्रिटिश। दिस इज व्हाट रॉबर्ट क्लाइव इज रिटन। रॉबर्ट क्लाइव ने ये लिखा है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जून 10th 1757 के बाद, कि हमारी संख्या इतनी कम थी, अगर पत्थर भी मार देते मुर्शिदाबाद में हम सब मर जाते। करेक्ट है। तो ये जो है ये दकियानुसी है, मूर्खता है। जुलाई 10th, सॉरी 10th of July, सॉरी। भारत के भी फेंक देना चाहिए। भारत अगर ये दकियानुसी फेंकता है तो भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रजापति साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज, यू वांटेड टू से समथिंग सर। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं जो बात वो कह रहे थे उस पर मैं ताली भी बजा रहा था। बहुत अच्छी बात कही कि इस देश में कुछ लोगों ने उसको धंधा बना लिया और धंधा बना करके अपनी रोटियां सेकने का काम किया, और विशेष रूप से जो शूद्र कहते हैं, जैसे कमेरा वर्ग की जातियां कहते हैं, उन जातियों को
उलझाए रखा, वहीं पर उलझाए रखा और हजारों सालों तक शिक्षा से और निश्चित रूप से आने वाला समय इसके लिए समाज का होगा। Right, thank you very much. Prajapati साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप. Well, finally, we did have some kind of an agreement among everybody. So, and as far as the Prajapati Samaj is concerned, I really admire them. 36 का जो the 1936 thing of the Gazette that Prajapati Saab sent to us and which we just put out. I mean, that was fantastic. I am concerned about the movie on Yogi Adityanath. जी. Movie on Yogi Adityanath और कौन रोक रहा है इसको? The fight within BJP. जी. BJP versus BJP. So they all expect that something is going to happen in September. तो उससे पहले हुआ तो हुआ. हम अपने I don't expect Mr. Modi positioning कर ले. I don't expect Mr. Modi to step down. I hope he doesn't. Very frankly speaking, India needs Modi right now. सीधी बात है. Nobody else will be able to do what he has been able to do, and nobody else has the position on the world stage which Mr. Narendra Modi has. So let's not even So go if it's there. in the constitution, you need to amend the constitution. That's right. I don't think it's in the constitution, is it? In the BJP's If constitution? Mohan Bhagwat ji says so, if he has said, if he has reminded everybody of 75, Well, the same fate of L.K. Advani, L.K. Advani, Dr. Murli Manohar Murli Joshi, Joshi, and everybody Professor else. Murli Manohar, yeah. Everybody else. Oh God, I mean, but this is going to be really, this is going to be, Interesting times. this is going to be fun. This is going to be real fun. Let's see what happens in September. Come September, we'll all listen to that tune. Remember that tune? Ta-na-na-na-na-na-na-na. Lovely movie, by the way. Rock Hudson and Gina Lollobrigida. Great movie. It was absolutely fantastic. Also had, later on, that man will become one of the greatest musical raconteurs ever. Bobby Darin, he was also in the movie, so watch it. So come September, we'll come to know whether or not Mr. Modi will continue or not. I think he'll continue, and I don't think there's going to be any change. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. Please do subscribe to the channel. There it is. The subscription button is right there. आप सब्सक्राइब Fastest जरूर growing करें. channel of the nation now. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जैसे प्रदीप जी ने कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स. आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स हाउ सो कलरफुल दे आर. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.